हाँ देखो भाई, अपना फिजिक्स के अंदर टॉपिक चल रहा था प्रकाश यानी लाइट, और उसकी कितनी क्लासें हो चुकी थी? 4 तो नहीं हुई, 3 क्लासें हुई है। ये अपनी चौथी क्लास है। देखो ये टॉपिक बड़ा है, मैंने पहले भी बोला था। इसके अंदर कुछ टाइप्स रह चुकी थी, अभी तक अपन ने लेंस भी नहीं पढ़ा। कहां पढ़ा है? अरे दर्पण ही तो पढ़े थे। हाँ, परावर्तन है, अपवर्तन ये पढ़े हैं, लेंस नहीं पढ़ा, आंख नहीं पढ़ी। आंख भी है इसके अंदर, मानव नेत्र रोग है, मानव नेत्र के रोग है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं। अब अपन आज इसकी बात करने वाले हैं देखो, और क्या क्या इसके अंदर मुख्य बिंदु हैं जो वास्तव में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, प्रकाश का क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है बोलो? स्कैटरिंग बोला जाता है इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? देखो एक शब्द लिख रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोल दूं प्रकाश का बिखरना, ठीक है ना? प्रकाश का बिखरना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का बिखरना। प्रकाश बिखरेगा कैसे? जैसे सूर्य से कोई प्रकाश किरण आ रही है, और अपनी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है क्या? और वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण और अन्य कण है क्या? ये प्रकाश की किरण आएगी, आकर इस कण से टकराएगी, टकराने के बाद ये बिखरेगी इस प्रकार। हाँ, ये बिखर जाएगी, और ये बिखरना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की किरण का बिखरना ही क्या है? प्रकीर्णन है। बस इतना याद रखना है आपको। अब इसके ऊपर उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण कौन से बनते हैं? आसमान का नीला दिखाई देना, समंदर के पानी का नीला दिखाई देना, इस प्रकार के इसके उदाहरण बनते हैं। ये किस घटना के उदाहरण है? प्रकीर्णन के उदाहरण है। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना? नीला ही दिखाई क्यों दिया? लाल क्यों नहीं दिखाई दिया? पीला क्यों नहीं दिखाई दिया? ये मेरा क्वेश्चन है, बोलो। अरे नीला ही क्यों दिखाई दिया? समंदर का पानी नीला ही दिखाई क्यों दिया? लाल क्यों नहीं दिखाई दिया? अब देखो, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक चीज मैंने बताई थी आपको, देखो विबग्योर बताया था ना? ये 7 रंग है क्या? ये 7 रंग है। एक प्रकाश की किरण होती है ना, श्वेत प्रकाश की किरण, उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग छुपे होते हैं। अरे तभी तो अपने को 7 ये कलरफुल वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना? 7 रंग होते हैं। अब इसके अंदर ध्यान देना ना, ये जो को ये प्रकाश की वी है ना, बोले ये बैंगनी, इसको बोलते हैं बैंगनी। इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक। सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। इसका मतलब ये बिखरेगी अधिक, बिखरेगी अधिक, अधिक बिखर जाएगी। इसका मतलब ये इसकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये अधिक दूरी तय नहीं करेगी। तो ये कितनी दूरी? ये कम दूरी तय करती है, कम दूरी तय करती है। वहीं इसका अपोजिट इधर आ जाओ, ये कौन सा है? लाल। ये क्या करता है? इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब बिखरेगी भी कम, और जो कम बिखरेगी इसका मतलब ये अधिक दूरी तय करेगी क्या? हाँ, अधिक दूरी तय करती है। तो अधिक दूरी तो लाल कर रही है, तो आकाश अपने को लाल दिखाई देना चाहिए, लेकिन दिखाई दे रहा है नीला। ये क्यों है? अरे ये लाल रंग की किरण ना, ये बिखरती भी नहीं है। देखो मैंने प्रकीर्णन के लिए क्या बोला? बिखरेगी। और जो किरण बिखरेगी ना, यानी जो कण के टकरा के बिखरेगी, यहां मैंने चित्र से बनाया था ना, ये देखो यहां कण के बना के ये टकराएगी, टकरा के बिखरेगी ना, जो ज्यादा बिखरेगी ना उसी कलर का अपने को नजर आएगा। ये लाल रंग की प्रकाश किरण है ना, ये सबसे कम प्रकीर्णित होती है, यानी सबसे कम बिखरती है। इसका मतलब इसका हमें ये आकाश है, ये लाल नहीं दिखाई देकर किस प्रकार का? नीला दिखाई देता है। इसकी चाल सबसे कम हो जाती है, यानी दूरी तय कम करती है, क्योंकि ये बिखर जाती है। इसलिए क्वेश्चन आता है, खतरों के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं?
क्योंकि ये बिखर जल्दी जाती है तो अपने को दूर तक ये दिखाई नहीं देती, जबकि लाल रंग बिखरती कम है, इसका मतलब ये दूर तक दिखाई देती है अपने को। तो आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? क्योंकि बैंगनी रंग ये सर्वाधिक बिखरती है और सर्वाधिक बिखरने के बाद फैल जाती है चारों ओर, फैल जाती है, तो अपने को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। और लाल रंग ये इधर वाले कलर है ना, ये सबसे कम बिखरते हैं, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम बिखरता है, ध्यान रख लेना। अब देखो, प्रकाश का वातावरण में मौजूद धूल या अन्य कणों से टकराकर अनेक दिशाओं में विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। ये देखो, ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहां वातावरण से टकरा रही है, टकराने के बाद ये बिखरेगी और अपने को नीला दिखाई देगा, ठीक है ना। इसके और भी उदाहरण है, रात्रि के समय और सुबह के समय अपने को सूर्य लाल दिखाई देता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें है ना, वो और तो बिखर जाती हैं, और बिखर जाती हैं तो उनकी दूरी चाल कम हो जाती है, इसलिए उनकी दूरियां कम हो जाती है। जबकि लाल रंग सबसे कम बिखरता है तो वो अधिक दूरी तक चलता है, तो अपने को रात्रि के समय और सुबह के समय प्रकाश का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल कलर अधिक दूरी तक चल के आता है, अपनी आंखों तक आ जाता है, अपने को लाल दिखाई देता है। बस यही प्रकीर्णन का ही उदाहरण होता है वो। प्रकीर्णन जब भी शब्द आए ना तो बस ये याद रखना, प्रकाश का बिखरना। दो उदाहरण याद रखोगे, आकाश का नीला दिखाई देना और समुद्र के रंग का, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई दे। दोनों किसके उदाहरण है? प्रकीर्णन के उदाहरण है, बस यही है और कुछ नहीं है। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में देखो, रेले ने बताया था, रेले नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने बताया था प्रकीर्णन किसके बराबर होता है। इसने बोला था जो प्रकीर्णन होता है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1 में लैम्डा की पावर 4। लैम्डा तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य को दर्शाया जाता है। रेले ने यह बताया था प्रकीर्णन होता है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1 में लैम्डा की पावर 4 के। ये आपको याद नहीं करना, इतना आपके नहीं आएगा। अब देखो, वॉयलेट बैंगनी, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, इसका मतलब बिखरेगी सबसे, इसका मतलब कम दूरी तय करेगी, क्या बिखर गई, क्या दूरी तय करेगी। वहीं लाल कलर प्रकीर्णन कम, सबसे कम है, बिखरेगी, इसका मतलब अधिक दूरी तय करेगी। अब सीवी रमन का नाम पढ़ा होगा आपने, सीवी रमन वैज्ञानिक रहे हैं अपने। सीवी रमन ने प्रकीर्णन से संबंधित एक जो दिया था नियम, उसका नाम क्या था? रमन प्रभाव। प्रकीर्णन से संबंधित है ये रमन प्रभाव। और रमन प्रभाव जो सीवी रमन ने दिया था, कब दिया था? ये 28 फरवरी 1928 को दिया था, और उनको 1930 के अंदर क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने ये दिया था रमन प्रभाव, इसलिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को अपना क्या बनाया जाता है? विज्ञान दिवस। ये याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था 28 फरवरी 1928 को, अतः 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है? विज्ञान दिवस। और 1930 के अंदर सीवी रमन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के अंदर। अब प्रकीर्णन के उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं क्वेश्चन में। आकाश तथा समुद्र का रंग नीला दिखना, बोलो किसका उदाहरण है? सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखना, खतरे के निशान, लाल रंगी बनाना प्रकीर्णन के कारण ही, क्योंकि लाल रंग अधिक दूरी तय करता है, बिखरता कम है ये। ग्रीन हाउस प्रभाव का बनना। ग्रीन हाउस क्या होता है? बोलो, ग्रीन हाउस क्या होता है? अरे धूल के कणों से प्रकाश टकराकर वापिस यहीं रह जाना, यही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव वैसे तो ठंडे प्रदेश होते हैं ना, ठंडे प्रदेश, वहां पर सब्जी या पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, और उसके ऊपर कांच का घर बना दिया जाता है, कांच का घर बना दिया जाता है। अब जो भी सूर्य का प्रकाश आएगा ना तो इस कांच के अंदर तो आ जाएगा, अंदर आने के बाद ये प्रकाश यहां बिखरता रहेगा बस, हाँ बाहर नहीं जाएगा। ये ग्रीन हाउस प्रभाव है। और इसका विपरीत प्रभाव अपने पृथ्वी पर पड़ रहा है, इसका नहीं, जो प्रदूषण कर रहे हैं अपन उसका। तो पृथ्वी के लिए भी ग्रीन हाउस प्रभाव के नुकसान है। कैसे? ग्रीन हाउस प्रभाव होना भी चाहिए,
नहीं हो तो भी गलत है, लेकिन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी के ऊपर ज्यादा हो रहा है। कैसे? ये अपनी पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है? अपना वायुमंडल, वायुमंडल है। ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आया और पृथ्वी के ऊपर टकराया। टकराने के बाद ये देखो किरण यहां से जाएगी, यहां ये अपना जो वायुमंडल है ना, वातावरण है, यहां धूल के कण, प्रदूषण वगैरह बहुत चीजें हैं, उनके टकराएगी, वापिस पृथ्वी पर टकराएगी, वापिस पृथ्वी पर। तो इस प्रकार प्रकाश की किरण पृथ्वी के ऊपर आती तो है लेकिन वापिस नहीं जाती। इसलिए ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या आ रहा है? बढ़ रहा है। और ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना किसका उदाहरण है? ग्रीन हाउस प्रभाव का उदाहरण है। समझ में आया क्या? प्रकीर्णन के उदाहरण है। चंद्रमा तथा अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई देता है। क्यों? वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहां जहां प्रकीर्णन नहीं होगा तो अपने को वस्तुएं काली दिखाई देंगी। तो चंद्रमा और अंतरिक्ष से अपने को जो अंतरिक्ष है वो काला दिखाई देता है, वायुमंडल काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है। स्कूल बसें येलो कलर की बनाई जाती हैं। क्यों? बोलो। अरे यही कारण है, देखो। हाँ, लाल कलर के तो खतरे के निशान बना दिए गए, ठीक है ना। तो स्कूल की बसों में कौन बैठता है? हाँ, बच्चे। और बच्चे क्या होते हैं? अरे बोलो, बच्चे क्या होते हैं? छोटे। अरे बच्चे छोटे नहीं होते, बच्चे होते हैं देश का भविष्य। बच्चे क्या होते हैं? देश का भविष्य। अगर बच्चों की सुरक्षा अच्छी हो जाएगी तो देश का भविष्य अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो स्कूल बस का येलो कलर इस प्रकार इसलिए रखा जाता है ताकि दूर से दिखाई दे। येलो कलर अधिक दूरी तक तय करता है, रेड से तो कम करता है लेकिन इनसे तो अधिक करता है। इसलिए येलो कलर की बसें बनाई जाती है ताकि दूरी से दिखाई देते। और उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और बच्चे देश का क्या होती है? भविष्य। आप क्या हो वर्तमान में देश का? अरे आप भविष्य नहीं हो, आप तो वर्तमान हो देश के। हाँ, आप युवा नहीं हो क्या? हाँ, तो आप देश के वर्तमान हो। भविष्य तो बच्चे होंगे आपके, और जो वर्तमान में बच्चे वो आप भविष्य होगे। इसका मतलब बुढ़ापे में कुछ करोगे देश के लिए। तो आप क्या हो? देश के वर्तमान हो। और देश का जो वर्तमान का युवा है वो मोबाइलों में गेम खेल रहा है और रीलें देख रहा है और गालियां दे रहे हैं सरकार को। गालियां किसको दे रहे हैं? सरकार को। देश पीछे जा रहा है। अरे आप क्या कर रहे हो? सुबह से लेकर शाम तक आप क्या कर रहे हो? देखो, समझ में आया क्या? स्कूल बसें येलो, एक होता है टिंडन प्रभाव, यह भी प्रकीर्णन के कारण होता है। अब देखो अपना टॉपिक है लेंस। अरे ताली बजाने वाला होना चाहिए, बिना हाथों के भी ताली बजा सकता है। देखो लेंस। दर्पण पढ़ लिया क्या? दर्पण पढ़ लिया। अब दर्पण के बाद पढ़ते हैं अपन लेंस को। लेंस क्या होता है? देखो, एक गोलीय क्या था? एक गोलीय दर्पण था, और इस गोलीय दर्पण को काटकर प्रतिबिंब बनाए थे अपन ने, वो मिरर बनाए थे, दर्पण बनाए थे, इसको काट काट कर। लेकिन लेंस क्या होता है? लेंस दो गोलीय, ये लो, एक गोलीय दर्पण ले लिया और दूसरा गोलीय दर्पण ले लिया, इनको काटा जाता है। कहां से काटा जाता है? इस प्रकार काट दिया जाता है इसको। ये लो, काट दिया क्या मैंने? बोलो क्या बन गया? उत्तल लेंस। यानी दो गोलीय दर्पणों को मिलाकर ही लेंस बनाया जाता है। एक तो उत्तल लेंस होता है और दूसरा अवतल लेंस होता है। ये अपना उत्तल लेंस है और ये अपना अवतल लेंस होता है, इस प्रकार। ठीक है ना। जो किनारों पर पतला होता है वो तो होता है उत्तल, और जो किनारों पर मोटा होता है वो क्या होता है? अवतल होता है। दोनों लेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे है कि नहीं? यस सर, है। अब देखो लेंस के अंदर, अब देखो दो गोलीय दर्पणों से मिलकर बना होता है क्या? इधर भी होता है और इधर भी होता है। इसलिए इसका देखो इसके अंदर दो ही आर होते हैं, R1 R2,
और दो ही एफ होते हैं, F1 और F2। दो फोक्स होते हैं F1 और F2, दो ही आर होते हैं, R1 और R2। दो क्यों होते हैं ये बता दिया मैंने। ये इस प्रकार है देखो, ठीक है ना, और ये इस प्रकार है। अब इसका देखो सेंटर पॉइंट C, इसका सेंटर पॉइंट C, तो इसको C1 दे दिया, इसको C2 दे दिया। ये R है क्या, यहां से यहां लेकर R है, ये R1 हो गया, यहां से यहां लेकर ये R2 हो गया। इसका सेंटर पॉइंट ये C और ये जो पॉइंट है इसके बीच का जो मान होता है वो F, यानी फोक्स दूरी होती है, R की आधी फोक्स होती है। तो ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। तो दो ही F होते हैं, दो ही R होते हैं। किस प्रकार होते हैं ये देख लिया। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। दोनों का क्या यूज होता है, किस प्रकार इनके प्रतिबिंब बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल और अवतल दोनों ही देख लो, ये तो चित्र है इसका, उत्तल और अवतल। अब देखो, उत्तल प्रकाश की किरणों को एक जगह कर रहा है क्या, और अवतल प्रकाश की किरणों को बिखेर रहा है क्या। हाँ, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह कर रहा है क्या। तो ऐसा दर्पण कौन सा था जो प्रकाश की किरणों को एक जगह कर रहा था, अवतल दर्पण है। ये लो भैया, अवतल दर्पण है। और ऐसा कौन सा दर्पण था जो प्रकाश की किरणों को बिखेर रहा था, उत्तल दर्पण है। ये दोनों सेम चीज होती है, दोनों क्या होती हैं, सेम चीज होती है। जो अवतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब वगैरह बनते थे ना, सेम ही किस में बनेंगे, उत्तल लेंस पे। दोनों किरणों को एक जगह लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो घटना अवतल दर्पण में हो रही थी ना, वही घटना किस में होगी, उत्तल लेंस में होगी। और जो घटना उत्तल दर्पण में हो रही थी ना, वही घटना किस में होगी, अवतल लेंस में होगी। कैसे सर, देखो समझते हैं। यहां तो यार है नहीं, यहीं बता देता हूं मैं। देखो इसके बाद की स्लाइड में क्या है, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। हाँ, इसको देख लो एक बार। मैंने क्या बोला, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों सेम ही कहते हैं क्या। मैं यहां छोटा सा चित्र बना रहा हूं, यहां समझ लेना। ये क्या है, उत्तल लेंस है, और ये क्या है, अवतल दर्पण। दोनों सेम ही बताया है क्या, दोनों सेम ही होते हैं, सेम ही प्रकृति के होते हैं। कैसे, अब यहां में कोई वस्तु, ये अनंत है इसका, ये इसका R है, ये इसका F है, इसी प्रकार इधर होंगे। मैं अनंत पर कोई वस्तु रखूंगा ना, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां पर छोटा, उल्टा और वास्तविक है। जब भी उल्टा बन जाए ना, इसका मतलब वो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो देखो, छोटा, उल्टा और वास्तविक। अब जैसे जैसे वस्तु को मैं पास मिलाऊंगा ना, अब यहां वस्तु को यहां लेके आ गया तो ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। वस्तु को मैं जैसे यहां लेके आ गया, R पर लेके आ गया तो और बड़ा बन जाएगा, बराबर बन जाएगा। जैसे मैं R पर लेके आ गया तो यहां वस्तु के बराबर बन जाएगा। छोटा ही बनेगा, उल्टा ही बनेगा, वस्तु के बराबर बन जाएगा। नहीं, छोटा कैसे बराबर बन जाएगा, बराबर, उल्टा और वास्तविक बनेगा। F, R और F के बीच में लेके आ गया, यहां लेके आ गया तो क्या हो गया, जैसे F पर लेके आ गया तो वस्तु के F पर ही बनेगा और बराबर बन जाएगा। F के ऊपर वस्तु, अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब F के ऊपर बराबर ही बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। F और इस सेंटर पॉइंट है, F और इस ध्रुव के बीच में अगर वस्तु है ना, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, अब आगे नहीं बनेगा, पीछे बनेगा। पीछे कहां पर, यहां पर बनेगा, बड़ा बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा और बड़ा। अरे ऐसी घटना इस अवतल दर्पण में हो रही थी क्या, और सभी सेम ही थी, लेकिन एक घटना पढ़ने पड़ी थी। जब वस्तु F और इस ध्रुव के बीच में थी, F और इस ध्रुव के बीच में थी, तो अपना प्रतिबिंब कैसे बन रहा था, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। और सभी घटनाओं में छोटा, उल्टा, वास्तविक, या फिर बराबर, उल्टा, वास्तविक, इस प्रकार बन रहा था। लेकिन एक घटना में आभासी बना रहा था क्या, सेम ही इसमें होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की सेम कंडीशन होती है। वहीं अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में सेम होता है, याद रख लेना। ये वो तो एकदम आसान ही है। बताओ, उत्तल दर्पण के अंदर कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और बड़ा, इतना ही था।
आभासी सीधा और बड़ा, ये कंडीशन इसमें लग रही थी, उसमें तो कोई कंडीशन थी नहीं, आभासी सीधा और बड़ा। तो अवतल लेंस के अंदर आभासी सीधा और बड़ा। आभासी कैसे सर? देखो ये बन रहा है, ये तो उत्तल वाला है, यहां वस्तु रख दी, क्या उल्टी है? क्या उल्टी है, इसका मतलब वास्तविक है। यहां रख दी तो यहां बन जाएगी 2f ही है। ये देखो उल्टी उल्टी उल्टी। अब देखो f, वस्तु f और 0 के बीच में रखी है क्या? तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वापिस इधर ही आएगा क्या? इधर आएगा। इसका मतलब ये है आभासी। कैसा है? और सीधा एक उल्टा? सीधा ही है। वस्तु से बड़ा एक छोटा? बड़ा है। बस ये कंडीशन है। ये सेम अवतल दर्पण में बन रही थी, ये सेम ही कंडीशन उत्तल लेंस में बन रही है। वहीं अवतल की बात करें, देखो ये अपना अवतल लेंस है, अवतल ही तो है। इसके अंदर देखो ये कोई वस्तु है, यहां से इसकी प्रकाश किरणें जाएंगी इस प्रकार है, तो ये प्रकाश किरणों को बिखेर देगा। अपन कहेंगे कि भाई इसका ये और इसका जो प्रतिबिंब है ना, ये अपने को डॉट 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 करके यहाँ पीछे नजर आ रहा है इस प्रकार। ये पीछे अपन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये आभासी है, ये आभास कर रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा, और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। हमेशा आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब जब भी नाम आ जाए तो उत्तल अवतल लेंस करना है, उत्तल दर्पण करना है। लेकिन एक कंडीशन है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में भी बनती है। वो कंडीशन कौन सी है? ये f और इस 0 के बीच, ये घटना देखो f और 0 के बीच अगर वस्तु है तो इसका भी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में भी आभासी सीधा और बड़ा की कंडीशन बनेगी। बस ये एक अलग इतना ही है और कुछ नहीं है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, देखो ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। मैंने क्या बोला था? राइट में प्लस होता है और लेफ्ट में, इसका मतलब राइट में प्लस और लेफ्ट में, दर्पण में बताया था ना, सेम ही यही होता और कुछ नहीं है। अब बताओ इसकी f है, इसकी f, यहां वस्तु है, यहां इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या? इसका मतलब f प्लस की एक माइनस की प्लस की, तो उत्तल दर्पण की क्षमता हमेशा किस में होगी? धनात्मक है। क्षमता धनात्मक होगी और f का मान भी क्या होगा? धनात्मक होगा। इसके अंदर देखो ये वस्तु है, ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब भी किधर बनेगा? आभासी बनेगा, इधर ही बनेगा क्या? इसका मतलब f किसका होगा? माइनस का ही होगा। तो f प्लस और माइनस। अपसारी, अपसारी का मतलब है किरणों को बिखेर देने वाला, अपसारी, और अभिसारी किरणों को मिलाने वाला, एक जगह केंद्रित करने वाला। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या कर देता है? एक पॉइंट पर केंद्रित करता है। ये किरणों को क्या कर देता है? बिखेर देता है। बिखेरना यानी अपसारी। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक है। अब जिस व्यक्ति के चश्मा लगा हुआ है ना और उसके अवतल लेंस लगा हुआ है ना, इसका मतलब उसकी क्षमता कैसी है? ऋणात्मक। क्षमता ऋणात्मक कैसे सर? उसको लेंस पूछेंगे ना कि आपकी आंखों में कौन सा पॉइंट है, कितना है, कितना लेंस चढ़ा हुआ है, वो बोलेगा -1.25 है या -1.5, इस प्रकार बोलेगा। क्यों? कि उसको कौन सा लेंस लगा हुआ है? अवतल लेंस। इसकी क्षमता कैसी होती है? और जो प्लस का बोलेगा ना, इसका मतलब उसको कौन सा चश्मा लगा हुआ है? उत्तल। इसकी क्षमता प्लस में होती है। लेंस की क्षमता पावर P, इसकी इकाई होती है हमेशा डायोप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंस की पावर या क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। पावर निकालने का सूत्र एक है, क्या है? 1/f, 1/f। सर f क्या है? f तो फोकस है, यानी फोकस दूरी का उल्टा ही क्या होती है? क्षमता होती है हमेशा, फोकस दूरी का उल्टा ही। अगर ये मीटर में दे तब तो ये मीटर में 1/f लगाना है मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में देना तो ये हो जाता है 100/f सेंटीमीटर, 100/f सेंटीमीटर। कहने का मतलब फोकस दूरी मीटर में देना तब तो 1/f मीटर, और फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे तो 100/f सेंटीमीटर करना है। अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? देखो इकाई याद रखना डायोप्टर, ये इसका क्वेश्चन है, इस प्रकार बन के आता है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है तब उसकी क्षमता ज्ञात करो, ये तो क्वेश्चन आया है। फोकस दूरी का मतलब है f का मान कितना दे रखा है?
एफ का मान 2 सेंटीमीटर दे रखा है। बोलो मान सेंटीमीटर में है गया, तो पावर पी यानी इसकी क्षमता निकालने के लिए अगर सेंटीमीटर में दे देता है तो 100 बटा एफ है सेंटीमीटर। अरे यही तो सूत्र था, 100 बटा, बताओ एफ का मान कितना है 2, 2 का भाग 2, बोलो कितना आएगा 50। 50 है डायप्टर, क्यों कि इसकी यूनिट क्या होती है डायप्टर में होती है। तो इस प्रकार का ये एग्जाम्पल बनता है। एक होता है लेंस का सूत्र, जिस प्रकार दर्पण का सूत्र होता है इसी प्रकार लेंस का सूत्र होता है। इसमें ध्यान रखना ये यू होता है ना, ये माइनस में होता है, 1 अपॉन में एफ इक्वल टू 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू, ठीक है ना। ये होता है लेंस का सूत्र। सीधा सीधा पूछ लेता है, एफ फोकस दूरी है, वी प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी है, यानी वस्तु की दूरी माइनस में रखी जाती है। ध्यान रखना इस चीज का। अरे लेंस की क्षमता का इकाई या मात्रक क्या होता है डायप्टर, याद रखना ये। और इस प्रकार का छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है फिजिक्स के अंदर। ये उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब अपन ने देख लिए। अब देखो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये देखो दोनों बराबर क्यों लिखे मैंने, अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस बराबर में क्यों लिखा, दोनों से बनने वाले प्रतिबिंबों की घटनाएं समान होती हैं, दोनों की प्रकृति समान होती है। तो अवतल दर्पण याद है ना आपके, अवतल दर्पण है, इसका मतलब आपके उत्तल लेंस भी याद है। प्रश्न आए ना उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण वाले उत्तर दे देना, सही हो जाएगा। सेम ही कंडीशन है, ये अवतल है। अवतल लेंस इसी प्रकार का होता है क्या, देखो किरणों को फैला रहा है, किरणों को फैला रहा है, फैला रहा है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अब देखो ये डॉट 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 करके पीछे लेके आ रहे हैं क्या, ये अपन आभास कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी। कैसा बनेगा आभासी। और आभासी होता है वो कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है, और वस्तु से छोटा होता है। ये देखो वस्तु से छोटा होता है, ध्यान रखना इस चीज का। और उसमें वस्तु से छोटा भी होता है, बराबर भी होता है और बड़ा भी होता है। किसमें, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण में। इसमें हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। बस इतनी कंडीशन याद रखनी है, कहीं लिख लेना इस चीज को। अब बात करते हैं किसकी, आंख की। आंखों के रोगों के आधार पर लेंस का उपयोग, देखो आंखों में रोग हो जाता है तो लेंस का उपयोग किया जाता है क्या। आंख की सबसे बारी परत कौन सी होती है, कॉर्निया। आंख की सबसे बारी परत होती है ना, ये कॉर्निया होता है। आंख के कॉर्निया भाग का क्या किया जाता है, दान यानी डोनेटिंग। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है ये। आंख के कौन से भाग का दान किया जाता है, तो बोलो कौन से भाग, कॉर्निया भाग का दान क्या है। कॉर्निया में रक्त वाहिनियां नहीं होती, सर रक्त वाहिनियां कौन सी होती हैं, धमनियां और शीरा, ये नहीं होती। वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है कौन, कॉर्निया। अरे कॉर्निया कॉर्निया के अंदर क्या नहीं होती, धमनियां और शीरा नहीं होती। और धमनियां और शीरा नहीं होती, इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन कहां से आएगी। और जहां धमनियां और शीरा नहीं होती वो होती है मृत कोशिका। इसका मतलब आंख का कॉर्निया मृत थोड़ी है। अरे मृत कहां, ये तो जीवित है अपना, तभी तो देख रहे हैं। तो सर ये जिंदा कैसे रहता है, इसको ऑक्सीजन कहां से मिलती है, तो ये वातावरण से क्या ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ये कॉर्निया को अपवर्तन की प्रथम सतह कहा जाता है। कॉर्निया को क्या कहा जाता है, अपवर्तन की, प्रकाश किरण अपनी आंखों में जाती है ना, तो अपवर्तन की प्रथम सतह किससे कहा जाता है, कॉर्निया को कहा जाता है। देखो आंखों का रंग निर्धारित कौन करता है, आइरिस। अरे किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की पीली होती हैं, किसी की नीली होती है ना, कभी कभी देखते हैं। तो वो रंग निर्धारित कौन करता है, आइरिस करता है। ये आइरिस आनुवंशिक होता है, आनुवंशिक होता है। आंखों का रंग कैसा होता है, आनुवंशिक होता है, ध्यान रखना। वो आंखों का रंग आइरिस निर्धारित करता है और ये आनुवंशिक होता है। आंखों में प्रकाश किस भाग से जाता है, पुतली भाग से, ठीक है ना। पुतली के आकार को आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अरे पुतली का आकार नियंत्रित होता है क्या, पुतली का आकार छोटा और बड़ा होता है। और वो आकार किसके कारण छोटा बड़ा होता है, आइरिस के कारण है। कब छोटा और बड़ा होता है, अरे अब मैं आपको बोल दूं सूर्य की तरफ देखो, तो आंखों को आप थोड़ा सा खोलोगे, इसका मतलब पुतलियां क्या हो गई आपकी, छोटी हो गई।
और मैं आपको एक अंधेरे कमरे में लेके जाऊं तो आंखें इस प्रकार करके देखोगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो पुतलियां क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो पुतलियों का आकार छोटा बड़ा होता है क्या, किसके कारण होता है, अधिक प्रकाश। इसका मतलब पुतली का साइज है कम। सूर्य की तरफ आंखें करके खड़े हो जाओ, आपकी आंखें छोटी सी हो जाएंगी, इसका मतलब पुतलियों की साइज क्या हो गई, कम। प्रकाश बहुत ज्यादा आ रहा है, कम प्रकाश, पुतली का आकार बढ़ जाएगा। अरे कुछ तो देखें। हाँ, अंधेरे कमरे में बढ़ते ही आपको यहां लगेगा कि आंखें बड़ी हो रही हैं अपनी, पुतलियों का साइज बढ़ता है। लाइट चालू कर देना। आंखों के रोगों के आधार पर है लेंस का उपयोग। आंख में उत्तल लेंस काम में लिया जाता है क्या, अरे काम में क्या लिया जाता है, आंख के अंदर जो प्राकृतिक लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। याद रखना, आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक है। हाँ, उत्तल लेंस की घटना ही होती है ये। उत्तल लेंस के अंदर हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनता है। और अपने आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, उत्तली लेंस होता है। इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक ही बनेगा। एक होता है सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी ये क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है ये। अरे अपने लेंस तो एक ही है, कौन सा है, उत्तल लेंस आंख के अंदर। लेकिन अपन बाहर से चश्मा चढ़ाते हैं तो उसमें अवतल और उत्तल दोनों होते हैं। कैसे, किसी को नजदीक का नहीं दिखता, किसी को दूर को नहीं दिखता, दोनों के लिए अलग अलग लेंस हैं। लेकिन अपने को तो नजदीक और दूर का दोनों दिखता है। इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी कम ज्यादा होती होगी तभी तो। और ये लेंस की फोकस को कम और ज्यादा कौन करता है, ये सिलियरी मांसपेशी होती है, ये करती है। इसकी वजह से अपने को पास का और दूर का दोनों दिखाई दे देता है एक ही लेंस से। रेटिना, रेटिना पर क्या बनता है, हमेशा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। यार इसमें भी पूरा नहीं है ये तो टॉपिक। अभी भी हाँ वो सब है, लेकिन उसने दिया नहीं इसके अंदर, मैंने सोचा पूरा कर दिया होगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कौन सा लेंस यूज करते हैं अपने, ठीक है ना। तो आज के लिए अपना ये टॉपिक इतना ही। बाकी इसका एक छोटा सा पार्ट और बच चुका है, वो पढ़ेंगे। अरे बैठे रहो, कहीं नहीं जाना। हाँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।